वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉमर्शियल सेल, व्यापारिक सेल। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए फ्यू सेकंड्स यू क्लोज योर आइज। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे जगह पर सेल या बैटरी का यूज़ करते हैं, टार्च में, घड़ी में, कैलकुलेटर में। और ये किस तरह से काम करता है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू पढ़ लिया है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेल के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कॉमर्शियल सेल। कॉमर्शियल सेल या इसको व्यापारिक सेल बोलते हैं। व्यापारिक सेल। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर सेल क्या होती है, एक छोटी सी यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल सोर्स का। और बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि सीरीज क्रम में अटैच रहता है। मतलब से बैटरी इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच अटैच्ड इन सीरीज ऑर्डर। ये बेसिक अंतर है दोनों में, सेल और बैटरी में। आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि जो बैटरी होती है, बैटरी तीन तरह का होता है। एक होता है प्राथमिक या प्राइमरी, इसको बोला जाता है प्राइमरी। दूसरा होता है द्वितीयक, सेकेंडरी। तीसरा होता है फ्यूल सेल या ईंधन सेल बोलते हैं, ईंधन सेल। इसको बोला जाता है फ्यूल सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैटरी में कौन सी विशेष बातें होनी चाहिए। कई बार परीक्षाओं में हमसे पूछी जाती है। बहुत सरल सा शब्द है, लेकिन चूंकि हम रिमाइंड नहीं करते इसलिए हमसे छूट जाती है। यहाँ पर पहला होना चाहिए कि ये इसको साइज़ में पोर्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, ताकि इसको यहाँ वहाँ लाया ले जाया जा सके। पोर्टेबल इन साइज़, ताकि ट्रांसपोर्ट में आसान हो। और दूसरा, वोल्टेज सडन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। नो सडन ड्रॉप, नो सडन ड्रॉप इन वोल्टेज। वोल्टेज को सडन ड्रॉप नहीं होना चाहिए, अचानक नहीं गिरना चाहिए। ये दो विशेष बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बैटरी बोल सकते हैं, जो होना चाहिए। अच्छी बैटरी के दो गुण होना चाहिए, साइज़ में पोर्टेबल होना चाहिए और उसकी वोल्टेज सडन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अब हम देखने जा रहे हैं बैटरी के प्रकार में। सबसे पहले हम प्राइमरी सेल की बात करते हैं। तो प्राइमरी सेल उस सेल को कहते हैं जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार यूज़ करेंगे, जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसको थ्रो कर देंगे। मतलब ये यूज़ एंड थ्रो बैटरी है, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, पुनरावेशित नहीं की जा सकती। तो वे बैटरी अथवा सेल जिनको पुनरावेशित नहीं की जा सकती, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक सेल, जिनको पुनरावेशित की जा सकती है और इसलिए पुनरावेशित के पश्चात इसको रीयूज़ किया जा सकता है। ये इसको वन टाइम यूज़ करेंगे, इसको सेकंड टाइम यूज़ करेंगे। और तीसरा होता है फ्यूल सेल। यह भी एक इन दोनों से एडवांस टाइप ऑफ सेल हुआ करता है, जो क्या करती है, एनर्जी ऑफ कंबंसन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल which converts
एनर्जी ऑफ कंबंसन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, चाहे वो प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो। वंस मोर, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल आर दोज टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल which convert chemical energy into the electrical energy, but fuel cell is a type of galvanic cell which convert energy of combustion into electrical energy। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लिस्ट आउट करते हैं, जैसे यहाँ पे आती है ड्राई सेल, इसका एग्जांपल, फिर आता है मरकरी शेल, मरकरी शेल, इसमें आते हैं आपके लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल या बैटरी, और इसमें निकिल कैडमियम सेल भी आता है, निकिल कैडमियम सेल, और यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन सेल भी होता है, चाहें तो हम हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन सेल, ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिस्ट आउट की गई है। यहाँ पर हम सभी सेल्स की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसका वर्किंग, रिएक्शंस देखेंगे और उसके कुछ यूजेस देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं ड्राई सेल, विच इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, मतलब हम इसको यूज़ करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, हमारे लिए अनुपयोगी नहीं होता, वन टाइम यूज़फुल होता है या वन टाइम यूज़फुल सेल है वो। यहाँ आपका बात या आपके ध्यान में उस पर और खींचना चाहूँगा कि जहाँ पर हम रिचार्ज वर्ड यूज़ करते हैं, तो रिचार्ज का मीनिंग क्या है, जिस सेल की नेट सेल रिएक्शन को अगर रिवर्स की जा सकती है बाई एक्सटर्नल सोर्स से, तब हम कहते हैं कि वह सेल पुनरावेशित की जा सकती है, रिचार्जेबल है। फिर से बोलेंगे कि वह सेल जिसकी नेट सेल रिएक्शन को रिवर्स की जा सकती है बाई सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी बाह्य ऊर्जा सप्लाई करके जिस सेल की नेट सेल रिएक्शन को अगर रिवर्स की जा सकती है तो सेल पुनरावेशित की जा सकती है। तो हम प्राइमरी सेल की इस आधार पर एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्राइमरी सेल वह सेल होता है जिसकी नेट सेल रिएक्शन को बाह्य एनर्जी सप्लाई करके हम रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि द्वितीयक सेल एक ऐसा टाइप का सेल होता है जिसकी नेट सेल रिएक्शन को एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करके रिवर्स की जा सकती है। ये बात नोट किया जाना है। अब हम देखते हैं ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल को देखिए, ड्राई सेल में जिंक का पात्र होता है, इसको अगर हम बनाना चाहें, ये जिंक का बेलनाकार पात्र है, जिंक पार्ट, और यह एनोड का काम करता है, यह एनोड का काम करता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड का पेस्ट रहता है। तो यहाँ पर यहाँ तक के एरिया की हम बात करें तो इसके आउटर पार्ट में, ये वाले हिस्से में अमोनियम क्लोराइड और थोड़ी मात्रा में जिंक क्लोराइड का पेस्ट रहता है। कार्बन की रॉड कैथोड का काम करता है। ये कार्बन है जो कि कैथोड का काम करता है, और इस रीजन में
इस रीजन में MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा रहता है। यहाँ पे ये सील होगा और यहाँ पे एक मेटेलिक कैप लगा रहता है, मेटल कैप। ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। फिर से देखें, जिंक का एक पात्र होता है बेलनाकार जो कि एनोड का काम करता है इसमें, और कॉपर क्या कार्बन की रॉड कैथोड का काम करता है। इस पात्र में दीवार के किनारे जिंक, पार्ट के किनारे अमोनियम क्लोराइड और कम मात्रा में जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। मिडिल पार्ट में जो कि कार्बन के कांटेक्ट या कैथोड के कांटेक्ट में रहता है, वहाँ पे MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा रहता है। अब हम डिस्चार्जिंग फिनोमेना पर क्या होती है वो हम सेल रिएक्शन देखना चाहते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो निश्चित रूप से क्या होगी, जिंक की पार्ट एनोड एनोड जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ एंड 2E-, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कैथोड पर होता है, तो कैथोड पर MnO2 ऑलरेडी है और यहाँ पर NH4+ आयन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है और ये Mn2O3 के रूप में चेंज हो जाता है और NH4 आयन NH3 के रूप में चेंज हो जाता है। NH4 आयन NH3 के रूप में चेंज हो जाता है। और इसके बाद अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे और ये हो जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा H, यहाँ से मिलेगा O, तो ये हो जाएगा H2O। 4 बैलेंस करके देखते हैं इसको, MnO2 ट्वाइस NH4 और 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब इस रिएक्शन को, ये क्या है हमारा, रिडक्शन है और इस रिडक्शन यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब इसको हम जोड़ते हैं तब हमको प्राप्त होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या मिला अपने को, Zn प्लस MnO2 ट्वाइस प्लस हो जाएगा ट्वाइस NH4। राइट साइड में मिलेंगे हमको Zn2+, फिर मिल जाएगा Mn2O3 प्लस NH3 प्लस H2O। ये है हमारा नेट सेल रिएक्शन। चलिए इसको उतारिए, फिर इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं क्या कहता है वो। चूंकि इस नेट सिलेक्शन में देखें हम तो ये लिक्विड फॉर्म में है और आयनिक फॉर्म में, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। और जिस किसी नेट सिलेक्शन में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिस किसी नेट सेल रिएक्शन में आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो उस सेल से कभी भी कांस्टेंट वोल्टेज का करंट प्राप्त नहीं हो सकता। चूँकि यहाँ पर
NH4 आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इसलिए इस पर कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलता और इसकी वोल्टेज मिलती है 1.25 टू 1.5 वोल्ट। इसके परास में ड्राई सेल की हमको वोल्टेज प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ पे देखना है कि इस केस में बना हुआ या ऑक्सीडेशन या एनोड पर, ये कैथोड का है, अगर एनोड पर जो बना हुआ जिंक आयन है वो कैथोड के रिएक्शन, देखो यहाँ पे क्या बना है, अमोनिया बना है, तो इस अमोनिया से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है डाईअमीन जिंक 2+ आयन, जिससे क्या होती है, जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, फलस्वरूप जिंक ऑक्सीडेशन होता है और अपने को करंट मिलता रहता है, अर्थात जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है। दूसरी बात देखेंगे कि चूंकि इस घटना में सेल का पात्र जो कि जिंक है ऑलरेडी रिएक्शन में भाग ले रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मीन्स धीरे धीरे क्या हो रही है, इसका क्षरण हो रहा है। साथ ही साथ या यहाँ तक कि जब सेल रिएक्शन नहीं भी होता तब इस अभिक्रिया से बना हुआ अमोनिया या अमोनियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट में यूज़ हुआ अमोनियम क्लोराइड क्या कर देती है, इस जिंक पात्र को कोरोड कर देती है, संक्षारित कर देती है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लीक आउट होने लगता है और फलस्वरूप क्या जाती है, करंट मिलना बंद हो जाता है। आजकल उस असुविधा को रोकने के लिए या लीक प्रूफ सेल बनाने के लिए इस जिंक की पात्र के ऊपर किसी ऐसे मेटल की कोट चढ़ाई जाती है जो इस सेल रिएक्शन पर टेक पार्ट ना करता हो, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं लीक प्रूफ सेल। यहाँ पर छोटी छोटी देखिए हमारा बातें देखेंगे, ये कंस्ट्रक्शन देख लिया आपने, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड में MnO2 यहाँ अगर हम इसकी देखें तो ये क्या हो रहा है, +3 फॉर्म में है, और यहाँ ये +4 फॉर्म में है, यहाँ पर +3 फॉर्म में है, मतलब इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और Mn रिड्यूस हो रहा है। ये भी एक नंबर की क्वेश्चन बन सकती है। और फिर बताया कि अगर हमको क्वेश्चन पूछे कि ड्राई सेल से कांस्टेंट वोल्टेज का करंट प्राप्त क्यों नहीं होता, तो हमारे पास उत्तर आएगी चूंकि इसके नेट सेल रिएक्शन में आयनिक कॉन्सेंट्रेशन या आयन यूज़ हो रहा है और आयनों की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है। और जिस किसी सेल की नेट सेल रिएक्शन में आयन्स टेक पार्ट करते हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, उस सेल से कभी भी कांस्टेंट वोल्टेज का करंट प्राप्त नहीं होता। ये हो गई हमारी ड्राई सेल से संबंधित बातें। यहाँ आपको याद होना चाहिए कि इसका एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो फिर से आपको बता दूं, एनोड के रूप में जिंक, कैथोड के रूप में कार्बन की रॉड, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड और MnO2। फिर हम अगले सेल की ओर चलते हैं, मरकरी सेल कुछ सीमा तक या कुछ हद तक ड्राई सेल की जैसा ही है, कुछ इसमें डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ सुपेरियरिटी भी हैं। उन सब चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे, क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मरकरी शेल, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। इसकी कंस्ट्रक्शन में पाएंगे कि इसमें भी क्या होता है, जिंक का पार्ट होता है, ठीक ड्राई सेल के समान जिंक का पार्ट होता है जो कि एनोड का काम करता है। जिंक पार्ट एक्ट एज एनोड, और कार्बन की रॉड कैथोड का काम करता है। कार्बन की रॉड कैथोड का काम करता है ड्राई सेल के समान।
और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर HgO और KOH अथवा NaOH यूज हुआ करता है। तो सिमिलरिटीज़ में अगर देखें हम लोग तो इसके एनोड और कैथोड वही होते हैं जो ट्राई सेल में होते हैं। डिसिमिलरिटीज़ में देखें तो एक डिसिमिलरिटीज़ यहाँ पर दिख रहा है कंस्ट्रक्शन पे, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स HgO एंड KOH हुआ करता है, जबकि वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और MnO2 हुआ करता है। ये दोनों में अभी तक की डिसिमिलरिटीज़ है। आगे और क्या डिसिमिलरिटीज़ मिलता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर इसके डिस्चार्जिंग पीरियड पर क्या रिएक्शन होगा वो विचार करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसके एनोड पर, इसकी एनोड पर क्या होगा। एनोड पर क्या होगी, देखो यहाँ पर जिंक है, ये कांटेक्ट में हमारा OH माइनस आयन के, और इसलिए ये बनाएगा ZnO बनाता है और H2O बनाएगा, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। अगर इसको बैलेंस करें तो हमको मिल जाएगा ये, मतलब यहाँ पर देखो जिंक का 0 है, यहाँ +2 है, मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगले स्टेज पर अगर देखें हम, यहाँ आपको बताया गया HgO का मॉइस्चर या मॉइस्ट HgO ले सकते हैं हम लोग, नमी युक्त HgO रहता है। तो कैथोड पर क्या होगी, कैथोड पर जो HgO है वह नमी मीन्स H2O और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है और ये बनाता है Hg प्लस बनाता है OH माइनस आयन, ये ट्वाइस। जब इसको हम जोड़ते हैं तो नेट सेल रिएक्शन के रूप में लगेगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, सॉरी हाँ ये कैंसिल आउट। तो हमको क्या मिला, इधर Zn मिला, इधर मिला HgO, इधर हो गया ZnO प्लस Hg। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन है मरकरी शेल का। और इस नेट सेल रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें हम तो इसके नेट सेल रिएक्शन में कोई आयन टेक पार्ट नहीं कर रहा है और इसलिए उसकी कंसंट्रेशन चेंज होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए इस सेल से कांस्टेंट वोल्टेज का करंट प्राप्त होता है और इसलिए आजकल इस सेल का उपयोग ड्राई सेल के रूप में या ड्राई सेल्स की तुलना में ज़्यादा अधिक होने लगा है। जैसे घड़ी है, कैलकुलेटर है, कैमरास है, हियरिंग एड्स हैं, इन सब में ये क्या होता है, यूज़ हुआ करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मरकरी सेल इज़ एडवांस देन द ड्राई सेल। किस रिस्पेक्ट में, इट गिव्स अस टू कांस्टेंट वोल्टेज रादर देन ड्राई सेल। So nowadays we use this cell in various areas। ये हो गई हमारी ड्राई मरकरी शेल के बारे में। अब हम इसको उतार लेंगे, फिर देखते हैं आगे। चलिए, अच्छा इसमें देख लेंगे, इससे हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है अपने को 1.35 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज। तो यहाँ फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ, जिस सेल की नेट सेल रिएक्शन में अगर कोई आयंस टेक पार्ट करता है तो निश्चित रूप से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा और इसलिए उसकी वोल्टेज कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी सेल की ओर। सेकेंडरी सेल में हम लेंगे लेड एक्यूमुलेटर सेल, सीसा संचायक सेल
लेड स्टोरेज सेल, 3 नाम है इसका। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। आजकल के प्रचलन में यही नाम है, लेड स्टोरेज बैटरी। यहाँ आपको बता दूं, इस सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट होता है, इस सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट होता है, परंतु इसको अगर हम सीरीज क्रम में 2 या 4 सेलों को आपस में जोड़ दें तो इसकी वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 या 3 या 4 या 4 या 6 मान लो आप, 4 या 6 यूनिट्स को अगर जोड़ते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपने 8 वोल्ट मिल जाएगा, यहाँ से 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो टू ऑब्टेन मोर वोल्टेज वी यूज दिस टाइप ऑफ सेल बाय ग्रुपिंग सेल इन ए सीरीज ऑर्डर। सीरीज ऑर्डर में हम इस सेल को आपस में जोड़ करके हाई वोल्टता का करंट प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और इसीलिए इसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स के एरिया में यूज होता है। अब हम देखने जा रहे हैं, अच्छा ये सेकेंडरी सेल है, इसको रिचार्ज कर सकते हैं, मीन्स इसके नेट सेल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। तो यहाँ हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या होता है, इसमें लेड का पैरेलल ग्रिड हुआ करता है। ये लेड इस तरह से, लेड का पैरेलल ग्रिड, और लेड की पैरेलल ग्रिड में स्पंजी लेड भरा रहता है। ये सब यहाँ पे ये सब क्या है, स्पंजी लेड है। स्पंजी लेड, लेड का ग्रिड है, और ये आपस में देखो पैरेलल तो हैं, ये आपस में पैरेलली कनेक्ट होके ये बनाते हैं, हमारा एनोड का काम करते हैं, एनोड की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा, लेड का ही ग्रिड होता है, लेड का ही ग्रिड होता है जो कि अल्टरनेट क्रम पे लगे रहते हैं, परंतु यहाँ पर लेड ऑक्साइड भरा रहता है, लेड ऑक्साइड भरा रहता है। ये PbO2 भरा रहता है, और ये भी पैरेलली होते हैं, इसी प्लेट से कनेक्ट रहते हैं, और ये कैथोड का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने 3 बनाया वो क्या थी, लेड की ग्रिड थी जिस पर स्पंजी लेड भरा हुआ था। फिर 3 लेड का ग्रिड लिया जिस पर लेड ऑक्साइड भरा हुआ है। तीनों को आपस में हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो जिसमें लेड ऑक्साइड भरा रहता है वो कैथोड का काम करता है, और जिसमें स्पंजी लेड भरा रहता है वो एनोड का काम करता है। फिर ये ऑलरेडी हार्ड प्लास्टिक या कोई ग्लास प्लेट से सेपरेट रहते हैं, और ये किसी हार्ड पार्ट में फिक्स्ड रहते हैं, एबोनाइड जैसा हार्ड पार्ट में फिक्स रहता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है, H2SO4। इसको हम अगर ऐसा कर दें, ये स्ट्रक्चर इस बैटरी को चुन के आपने देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे याद रखिएगा
जिसकी डेंसिटी 1.36 ग्राम पर मोल हुआ करता है, और अगर इसकी डेंसिटी 1.2 से कम हो जाता है तब सेल से करंट मिलना बंद हो जाता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आप याद रखिएगा। इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है उसकी डेंसिटी 1.36 होती है जब वो फुल चार्ज की केस में रहता है, और जैसे ही 1.20 तक वो क्या देगा, करंट देगा अपने को, और जब उसकी डेंसिटी 1.20 से अगर कम होने हो जाती है तब बैटरी से करंट मिलना बंद हो जाता है। फिर उसको रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करके पुनः उपयोग में लाया जाता है। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे कि यहाँ पर कैथोड में क्या रिएक्शन होता है, एनोड में क्या रिएक्शन होता है। हम देखेंगे डिस्चार्जिंग पीरियड पे जब इस सेल से हम करंट लेते हैं तो क्या होता है। एट डिस्चार्जिंग पीरियड, यहाँ पर देखो एनोड पर है हमारा स्पंजी लेड। ये लेड क्या करता है, और विलयन के अंदर है सल्फेट आयन, ये इससे रिएक्ट होता है और PbSO4 बनाता है सॉलिड, और क्या देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मीन्स यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगले स्टेप में कैथोड पर अगर देखें हम तो कैथोड में भी क्या है, PbO2 है। ये PbO2 विलयन के अंदर ऑलरेडी सल्फेट आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑलरेडी प्लस है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है और ये बनाता है PbSO4, ये भी सॉलिड हो गया, और क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक प्लस H2O बनाता है। जब इसको हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 2। जब इसकी हम दोनों को जोड़ते हैं तो नेट सेल रिएक्शन के रूप में मिलेगा। देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से अगर जोड़ें तो क्या मिलेगी, Pb प्लस PbO2 प्लस, यहाँ पे देखो 2 सल्फेट आयन है और 4 H प्लस है, इसलिए हो जाएगा H2SO4 बना लेगा, ट्वाइस H2SO4, और इधर मिल रहा है हमको ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन। और नेट सेल रिएक्शन में देखो फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार के आयंस नहीं दिख रहा है, इसलिए यह भी क्या देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, जिसके बारे में बता दिया कि क्या करता है, 2 वोल्ट देता है, जिसको सीरीज क्रम में अटैच करके हम हाई वोल्टता का करंट प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गई हमारी डिस्चार्जिंग पीरियड पे। अब जब सेल, फिर बताया मैं डिस्चार्ज कब कहा जाता है, ये जो सीसा संचायक सेल है वो, जब इसके अंदर देखो यहाँ पर इस अभिक्रिया में पानी बन रहा है, पानी बनने के कारण सल्फ्यूर अंदर में भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी गिरने लगेगा, और जैसे ही इसकी डेंसिटी 1.2 से अगर कम हो जाती है तब क्या हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर से उसको क्या करते हैं, हम रिचार्ज करते हैं, और रिचार्ज करके यूज़ किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आता है। अब हम देखते हैं इसकी चार्जिंग पीरियड पे। तो चार्जिंग स्थिति में क्या हो जाएगी, बाहर से देखो याद रखिएगा, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। कोई भी बैटरी जब रिचार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह बिहेव करता है, और इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह बिहेव करेगा तो उस कंडीशन में रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को इधर की ओर डालेंगे और ये यहाँ से हो जाएगा। मीन्स कहने का आशय ये है, हम जानते हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो कोई भी सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर विद्युत अपघटनी सेल हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बाहरी सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो एनोड पर प्लस चार्ज दी जाएगी,
एनोड पर प्लस चार्ज दिया जाएगा, प्लस कनेक्ट करेंगे, इसको माइनस से कनेक्ट करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स हो करके आप सीधा कुछ नहीं करना है आपको, ये भी ध्यान रखो, इसको फिर आप वापस उल्टा लिख दोगे तो क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन स्टार्ट होगा पहले इधर से PbSO4 ट्वाइस H2O, क्योंकि यही प्रोडक्ट के रूप में बना हुआ है। यहाँ से बनेगा हमारा PbO2 प्लस H2SO4 लिख सकते हैं, या फिर SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस, और ये हो जाएगा 2E। और फिर दूसरा क्या हो जाएगी, PbSO4, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा 2E माइनस, और ये बनाएगा Pb प्लस SO4 2 माइनस। जब इसको आप जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा 2B PbSO4 प्लस हो जाएगा ट्वाइस H2O, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर मिलेगा आपको PbO2 Pb हो जाएगा, और यहाँ ले सकते हैं ट्वाइस H2SO4। ये है इसकी रिचार्जिंग पीरियड पर जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो इसका रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स हो करके यह इस तरह से फिर हमको देखो ये रिएक्शन रिवर्स हो गया। तो आपको केवल डिस्चार्जिंग पीरियड के अगर रिएक्शन याद हो तो आप उसको रिवर्स करके रिचार्जिंग पीरियड का रिएक्शन लिख सकते हैं। ये है हमारा सीसा संचयक सेल के बारे में। थोड़ा कंपटीशन वीक की अगर देखूं मैं तब हमको एक छोटी सी जानकारी मिल जाएगी इसमें से कि हम अगर सोचें तो ठंडी की मौसम में हम अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करने में थोड़ा सा ट्रबल फील करते हैं, स्टार्टिंग ट्रबल आती है गाड़ियों में। तो सोचिए जो जहाँ पर कोल्ड एरियाज़ हैं या कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन पर जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमेशा गाड़ियों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम फील करते हैं। उसकी कारण हम जानना चाहते हैं क्यों ऐसा होता है, या सरल शब्दों में बोल सकते हैं ठंडी के मौसम पे गाड़ियों में स्टार्टिंग ट्रबल आती है मोस्ट गाड़ियों में। चूँकि अपने साइड में क्या होती नहीं आती, लेकिन जहाँ पर जो कोल्ड क्लाइमेट एरियाज़ हैं वहाँ आता ही है। उसका रीज़न हम समझने जा रहे हैं। चूँकि हम थर्मोडायनेमिकली अगर देखें तो किसी सेल का जो EMF होता है, EMF ऑफ सेल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। याद रखिएगा, डायरेक्टली मतलब टेम्परेचर जैसे से ड्रॉप होती है EMF ऑफ द सेल गिरता है। तो उस कंडीशन पे क्या होगी, जब टेम्परेचर क्लाइमेट अगर कोल्ड होगी, टेम्परेचर लो होगा, तो उससे द्वारा मिलने वाला करंट है क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगा, और इसलिए स्टार्टिंग ट्रबल क्रिएट करता है। ये बातें हमको ध्यान में रखनी। थर्मोडायनेमिकली होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से चूँकि सेल रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली है, थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में रहता है, और जो कि टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर डाउन होने से EMF ऑफ द सेल क्या ड्रॉप हो जाता है, इसलिए गाड़ी के स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, एक कारण। दूसरे तरह से इसको और हम अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं, चूँकि टेम्परेचर जब डाउन होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, और डेंसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगी, आयनों की मोबिलिटी कम हो जाएगा, और आयनों की मोबिलिटी कम होने से उससे जो मिलने वाला करंट है वो कम हो जाती है। ये दो तरह से हम इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, एक टेम्परेचर फंक्शनिंग की वजह से और दूसरा डेंसिटी की वजह से। ये हो गई आपकी सीसा संचायक सेल से संबंधित बातें। अब हम देखने जा रहे हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, यहाँ पर देखो फ्यूल सेल थोड़ा सा इन दोनों से एडवांस है, और एडवांस का कारण क्या है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ। हम जानते हैं, हमने पढ़ा अभी ड्राई सेल। ड्राई सेल में चूँकि हमने देखा कि एक निश्चित साइज़ का कंटेनर होता है, उसमें निश्चित अमाउंट के इलेक्ट्रोलाइट्स भरा रहता है। जब तक वो इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है तब तक अपने को करंट मिलता है, उसके बाद क्या होती है, करंट नहीं मिल पाती। कुल मिलाकर के हमको लिमिटेड करंट ही मिल पाता है ड्राई सेल से। सेकेंडरी सेल पर अगर आए हम तो यद्यपि क्या वो रिचार्जेबल है, परंतु रिचार्जिंग प्रोसेस टाइम टेकन होता है, और इसलिए
ये दोनों हमारे लिए अच्छे तो हैं पर फ्यूल सेल से अच्छे नहीं हैं। फ्यूल सेल क्या चीज़ होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका आपको कि फ्यूल सेल एक ऐसा टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल होता है जो एनर्जी ऑफ कंबंसन या कहना चाहिए दहन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दहन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर हमको प्रश्न दे कि ऐसा युक्ति जो दहन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तब हम उस समय उसको विद्युत रासायनिक सेल नहीं बोलेंगे, सेल, केवल सेल वर्ड नहीं दे सकते, हम बोलेंगे उसको फ्यूल सेल। तो अब हम देखने जा रहे हैं फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल को देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसा कोई चीज़ नहीं रहता, बाहर से गैस को क्या करते हैं, कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं, उसकी वजह से होती है। हम फ्यूल सेल को जानने से पहले आपको बता दूं, इस सेल का उपयोग एयरक्राफ्ट जैसे चीज़ों में होता है और उससे एक कुछ समस्याएं रहती है, वो भी खत्म हो जाती है। जैसे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या रहता है, देखो कार्बन का ही एनोड और कार्बन का ही कैथोड होता है। ध्यान से सुनने हैं आपको, ये कार्बन का ही और कार्बन का कैथोड रहता है, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। यहाँ ध्यान रखना है, एनोडिक रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड कैथोडिक रिएक्शन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए इन इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्टिवेट किया जाता है। और एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर जैसे आपको बता दूँ, अगर जिस किसी कार्बन को एनोड बनाना है तो उस कार्बन को क्या करते हैं हम, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम अथवा पैलेडियम से मिक्स करके प्रेस कर देते हैं और रॉड का शेप दे देते हैं। फिर से सुन लेंगे, जिस कार्बन को एनोड बनाना रहता है फ्यूल सेल में, उस कार्बन को फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ मिक्स करके प्रेस करके रॉड का शेप दिया जाता है। और दूसरा, जिस किसी कार्बन को कैथोड बनाना है, देखो ये एनोड है, ध्यान रखना है आपको, ये एनोड है, और जिस किसी कार्बन को कैथोड बनाना है इसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड जो फाइनली डिवाइडेड रहेगा, उस कोबाल्ट ऑक्साइड को मिक्स करके प्रेस किया जाता है। तो ये दोनों इस इलेक्ट्रोड की एक्टिवेटर का काम करते हैं। एक नंबर के प्रश्न आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एनोड का एक्टिवेटर कौन है, प्लेटिनम या पैलेडियम, और कैथोड का एक्टिवेटर क्या है, कोबाल्ट ऑक्साइड। क्वेश्चन के रूप में देगा कि फ्यूल सेल में एनोड के साथ प्लेटिनम पैलेडियम क्यों मिलाया जाता है, तब हमारे पास क्या होगी कि एनोडिक रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए इसको एक्टिवेट किया जाता है। उसी तरह से इसकी प्रश्न बन जाएगी। अब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब क्या मिलेगा अपने को, देखो यहाँ पे पूरी व्यवस्था, यहाँ पर एक पात्र की बार आता हूँ, 2 चैम्बर में ये ऐसा यहाँ से लेता हूँ, बाद में नॉमिनेट करूँगा इसको, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आउटलेट हुआ करता है और इसके बाद बीच में यहाँ से ये ऐसा इस शेप में रहेगा और ये हमारा एनोड, ये बना हमारा कैथोड, एनोड, और ये बनेगा कैथोड। और बीच में यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट में बढ़ गया है। इसको अगर हम ऐसे ऐसे करें, इस तरह से अगर करें तो ये 3 कंपार्टमेंट में बढ़ गया है सेल। ये हो जाएगा एनोड कंपार्टमेंट, ये हो जाएगा कैथोड कंपार्टमेंट, और ये हो जाएगा मिडिल कंपार्टमेंट।
और मिडिल कंपार्टमेंट में KOH, मिडिल कंपार्टमेंट में KOH जैसा इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। और दोनों ही साइड, दोनों चैम्बर पर गैस पास करने के लिए एक इनलेट्स ट्यूब लगे रहते हैं। ये हो जाएगा इनलेट्स ट्यूब यहाँ से। और एनोड चैम्बर पर हाइड्रोजन गैस इंटर कराई जाती है हाई प्रेशर पे, इधर ऑक्सीजन गैस प्रेस कराई जाती है हाई प्रेशर पे। और हाई प्रेशर पे अब हम देखो यहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस, और इधर आएगा ऑक्सीजन गैस। चूंकि एनोडिक चैम्बर पर हाइड्रोजन गैस पास कराई जा रही है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर होगा कि जो H2 है वह किसके कांटेक्ट में आ रहा है, OH, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में यहाँ पे भरा हुआ है, और ये बनाएगा आपका H2O। और इसको अगर बैलेंस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो हमको मिल जाएगा ये 4 और ये 2 हो जाएगा। तब यहाँ से 4 से 8 ये हो जाएगा ऐसा। इसमें देखो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम कैथोडिक चैम्बर की बात करें तो कैथोडिक चैम्बर में ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन क्या होगी, OH के कांटेक्ट में है, और यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाती है H2O, ये बनाती है H2O। इसको अगर बैलेंस करना चाहें तब यहाँ से ये H2O होगा, यहाँ से बना हुआ H2O, और इसको अगर करते हैं ये OH, और ये हो जाएगा OH माइनस, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद ये रिडक्शन है। यहाँ इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब जोड़ते हैं क्या मिलेगी, ट्वाइस H2O, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू, यह बना हमारा, यहाँ 2 है इधर 4 है, मतलब ट्वाइस H2O। ये रिएक्शन मिलता है इसका नेट्स फ्यूल सेल रिएक्शन। और इस तरह से हमको जब तक हाई कंप्रेस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस पास कराते रहेंगे, तब इसका उपयोग क्या होगा, इससे करंट मिलते जा रहा है। और यहाँ मिडिल चैम्बर पर पानी बन रही है। एयरक्राफ्ट में जो होते हैं इस सेल के यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ के एयरक्राफ्ट के जो पैसेंजर्स होते हैं वो इस वाटर को यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए। तो ये तो हो गया हमारा फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल के फिर देखिए इसमें कंटिन्यू करंट मिलता रहेगा, कब तक, जब तक कि इस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसा गैस इंटर कराते जाएं। इसलिए फ्यूल सेल एडवांस सेल है। चलिए अब आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।